त्रिभुवन यादव हिंदी लेकर के आए कक्षा 12 का। पुनः आप देखेंगे कक्षा 12 का जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ गीत। जो गीत जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं उस गीत को आज इस वीडियो के माध्यम से भेजा जा रहा है। तो इसके पहले हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद की जीवनी। जयशंकर प्रसाद की जीवनी, जब जीवनी हम देखेंगे तो जयशंकर प्रसाद एक बहुत ही हिंदी के साहित्य सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी में एक सुंदरी साव नामक परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जब जन्म हुआ तो कुछ ही समय के बाद उनका परिवार में कलह शुरू हो गया, जबकि उनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो शुरू से ही बहुत साहित्य प्रेमी भी थे। घर में स्थिति और परिस्थिति की वजह से व्यापार का काम करते थे लोग। कुछ ही समय के बाद पिता की मृत्यु हो गई और पिता की मृत्यु हो जाने के बाद ही कुछ ही समय के बाद, मान के चलिए 2-4-5 साल के अंदर ही उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। और इस विषम घटना के कारण जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा सुचारू रूप से नहीं चल पाई। कक्षा 7 में लगभग उस समय पढ़ रहे थे और उनकी शिक्षा सुचारू रूप से नहीं चल पाई और घर का टोटल भार जयशंकर प्रसाद के ऊपर आ गया और पत्नियां भी कुछ ही समय में जाकर के एक्सपायर होती गई, मरती गई। और इन सभी परिस्थितियों से जूझते हुए जयशंकर प्रसाद जी फिर भी अपने काव्य को नहीं छोड़ा। और जयशंकर प्रसाद जी जब कई लोगों की मृत्युएं होती गई तो स्व अध्याय पठन पाठन तो सुचारू रूप से चला नहीं। स्व अध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अन्य भाषाओं का अध्ययन इन्होंने किया। और अध्ययन करने के बाद ये धीरे धीरे परिस्थिति और बिगड़ती गई और परिस्थिति बिगड़ जाने के कारण कलह को ये सह नहीं पाए और यक्षमा रोग, क्योंकि कर्ज भी होती गई, कर्ज भी लेते गए और इधर घर का कलह उधर कर्ज का कलह को सह नहीं पाए और यक्षमा रोग के कारण जयशंकर प्रसाद जी का मृत्यु 14 जनवरी 1937 ईस्वी को हो गई। उसके बाद जीवनी में इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी है, आंसू है, लहर है, झरना है, चित्राधार है, तमाम निम्नलिखित रचनाएं इनकी मिलती हैं। इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली थी और शैली प्रबंध काव्य एवं मुक्तक शैली में इनकी शैली आती है। अब हम देखेंगे कि गीत में उन्होंने क्या लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो उसके पहले हम आपको जैसे बताते थे संदर्भ कक्षा 12 में भी लिखा जाता है। संदर्भ के बाद हेडिंग बनता है प्रसंग का और प्रसंग के बाद आता है व्याख्या। तो संदर्भ हम लिखेंगे तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्य खंड में गीत नामक शीर्षक से लिया गया है या उद्धृत किया गया है, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग में इसमें आप देखेंगे कि प्रसंग में जयशंकर प्रसाद जी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। प्राकृतिक के बारे में उन्होंने लिखा है। जो आप देखिए इस कविता में क्या उन्होंने कहा, किस तरह से इसको हम पढ़ेंगे, इसको देख लीजिए। उसके बाद आगे आपको व्याख्या बताया जाएगा। प्रसंग हो गया, व्याख्या में बताया जाएगा। बीती बावरी जागरी, बीती बावरी जागरी, अंबर पन
लेरा लोया लतिका बीबर आई लोया लतिका बीबर लाई मधु मुकुला नवल रस गागरी बीती भावरी जागरी बीती भावरी जागरी अंधरों में राग मंद पिए अधरों में राग मंद पिए अलकों में मलयज बंद किए अधरों में राग अमंद पिए अलकों में मलयज मन बंद किए तू अब तक सोई है आली तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे बिहागिरी बीती भावरी जागरी बीती भावरी जागरी। देखिए किसी कविता को गीत को लयबद्ध में अगर आप बोलेंगे तो उससे आपको और जल्द कंठस्थ हो जाता है या उसकी व्याख्या आपके जल्द समझ में आ जाती है। इसलिए हम आपको या आरटीए क्लासेस के चैनल पे आपको संगीतमय हिंदी बताते हैं, जिससे जहां तक प्रयास करते हैं कि आपके दिमाग में जल्द से जल्द आ जाए ताकि आपको अधिक परिश्रम न करना पड़े। इसके लिए हम आप लोगों को संगीतमय बताने का काम करते हैं। जहां तक हमारा प्रयास रहेगा, आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। अब देखिए व्याख्या में बीती बिभवारी जागरी, बिभवारी माने होता है रात, बिभवारी माने होता है रात, अर्थात जयशंकर प्रसाद जी करें हे सखी रात्रि का समय बीत रहा है, अब जग जाओ, अब तो भोर का समय होने वाला है सखी, अब रात्रि का समय बीत गया, अब तू जग जाओ। अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर, अंबर माने होता है आकाश, अंबर माने होता है आसमान, पनघट माने होता है कूप घाट, आकाश के नीचे जो बावड़ी या कूप खोदा गया है उसमें स्त्रियां गांव की जो हैं वो अंधेरे में भोर के समय में ही पानी को भर रही हैं, अर्थात उस कुएं में अपने पात्र को डुबो रही हैं। भावार्थ कवि का ये हो रहा है, आप समझिएगा। तारा घट उषा नागरी, ध्यान दीजिएगा, तारा घट जितने भी तारा रूपी घड़ा, अर्थात जब सुबह का समय होने जा रहा है, प्रातः काल की बेला है, उस समय जितने भी तारे हैं आकाश में वे सभी तारे अब धीरे धीरे अदृश्य हो चले हैं, वे सभी तारे दिखाई नहीं देते हैं। आप ये जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र होता है कि सूर्य के प्रकाश के आगे ताराएं फीके पड़ जाते हैं, और ताराओं के फीके पड़ने का कारण यह होता है कि सूर्य से कईयों हजार गुना ऊंचाई पर हमारे तारे रात्रि में दिखाई देते हैं या टिमटिमाते हैं। जो सूर्य प्रभात का समय आता है, सूर्य निकलने लगता है, सूर्य अपने किरणों को बिखेरने लगता है, जब सूर्य अपने किरणों को बिखेरने लगता है तो तारा अदृश्य होने लगते हैं, एक एक तारा डूबने लगते हैं, और जब सूर्य पूरा बिखर जाता है तो तारा बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। वही चीज यहाँ कवि कह रहे हैं। आगे आप देखिए,
जब प्रातः काल की बेला होती है तो होता क्या है, खग फूल 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 सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा। ध्यान दीजिए, खग फूल 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 सा बोल रहा, किसलय का आंचल खोल रहा। ध्यान दीजिएगा, जब पक्षी भोर का समय आता है तो पक्षी ऑटोमेटिक चहचहाने लगते हैं, आवाजें करने लगते हैं, और जब पक्षी चहचहाने लगते हैं, आवाज करने लगते हैं, पक्षियों के आवाज गुनगुनाहट है सखी, पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगी है, अब तुम जग जाओ, अब तुमको सोने का समय नहीं, अब भोर का समय हो गया है, रात्रि बीत गई है। ऐसा कवि कहते हैं, किसलय का आंचल डोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा, अर्थात जब सुबह प्राकृतिक दृश्य का आंचल जो है, प्रकृति जो है वो अपने आंचल को खोल रहा है और प्रकाश आने वाला है, सूर्योदय होने वाला है, अब तुम अपने आंखों को खोलो, लो या लतिका भी भर लाई, और उससे प्रसन्नचित होकर के जितनी भी लतिका हैं, टहनियां हैं, वे सभी आशा रूपी टहनियां मनुष्य की, वो सभी प्रसन्नचित हो जाती हैं, खुल जाती हैं, दिखाई देने लगती हैं। मधु मुकुल नवल रस गागरी, अर्थात मधुमक्खियां जो हैं वो मधु के रस को ला लेती हैं, आप लोग देखे होंगे, और नवल रस, नए रस का आभास होने लगता है, जो गागर में सागर के समान दिखाई देता है। प्राकृतिक सौंदर्य इतना सुंदर होता है कि प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया ही कम जा सकता है, क्योंकि प्रकृति खुद अपने आप में बहुत ही सुंदर और सजीली दिखाई देती है। स्त्रियां जो हैं वो गागर से, पनघट से जल को लेकर के गागर में अपने नवल रस के समान वह लेकर के अपने घर की तरफ आना शुरू कर देती हैं, अंधेरा धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, ऐसा कवि का आशय है। अधरों में राग अमंद पिए, और अधरों में अमंद माने होता है निरंतर, अमंद माने होता है निरंतर, अंधेरों में वह राग दिखाई दे रही है, वह जो निरंतर चलने वाली है, जो प्रसन्नचित होने वाली है, ये प्रकृति का सौंदर्य रूपी जो राग है वह हमेशा दिखाई देती है, जो मनुष्य उसको ग्रहण करता है। अलकों में मलयज बंद किए, अलक माने होता है बाल, केश राशि, अर्थात उस समय जो सूर्य का बाल्य रूपी दृश्य है, उस समय वो अपने गुबराले बालों को अलकों में मलयज बंद किए, उस बालों में हवाओं को, उस प्राकृतिक सौंदर्य रूपी बाल के बालों में वह हवा को मंद किए, बंद कर करके लेके चले आते हैं। तुम अब तक सोई है आलिसी, अर्थात ऐ सखी तुम अब तक क्यों सोई हो, सुबह का समय हो गया, भोर का समय हो गया, ये सभी गुनगुनाते हुए पक्षी, टहनियां, मनुष्य का आना जाना, स्त्रियों का जल भरना, ये सभी प्राकृतिक सौंदर्य को आभास कराती हैं। सूर्य निकलने वाला है, फिर भी तुम अब तक क्यों सोई हो, ऐ सखी आलसी बन करके अब तक तुम क्यों सोई हो। आंखों में भरे बिहाग रखी, और अपने आंखों में कौन सा दुख लेकर के तुम सोई हो, क्योंकि प्राकृतिक रूपी सौंदर्य देख करके, जब तक प्रकृति रूपी सौंदर्य को देख करके तुम प्रसन्नचित नहीं हो जाओगी, तब तक ये नहीं माना जाएगा। आप जग करके अपने उस आलस को छोड़ करके प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करो। ऐसा कि भोर हो गया, सुबह हो गई, रात्रि का पहर बीत गया, अब तुम जग जाओ, ऐसा करो। यही हम इसको समाप्त करते हैं, आगे आपसे मिला जाएगा। श्रद्धा और